नमस्कार, खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सचिन वर्मा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम आवास में कृषि और कल्याण विभाग में मानचित्रक के पद पर चयनित 12 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने सभी चयनित अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उनकी नियुक्ति कृषि व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में अहम भूमिका निभाएगी। उन्होंने आशा व्यक्त की है कि सभी अभ्यर्थी अपने कार्यक्षेत्र में पूरी ईमानदारी लगन से काम करेंगे। आगे सीएम ने कहा कि राज्य सरकार ने पारदर्शी और निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए राज्य में सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया है। इस कानून के प्रभावी क्रियान्वयन के बाद प्रदेश में अब तक 30,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी सेवाओं में नियुक्ति दी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि यह सरकार की युवाओं के प्रति प्रतिबद्धता और सुशासन का प्रमाण है। विभाग में मानचित्रक के पद पर 12 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सभी चयनित अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं दी हैं। कृषि व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में अहम भूमिका निभाएंगे नियुक्ति पत्र और सभी अभ्यर्थी अपने क्षेत्र में पूरी ईमानदारी लगन से काम करेंगे। राज्य सरकार ने निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया में जो तमाम नकल विरोधी कानून लागू किए हैं उनको लेकर भी सरकार ने अहम बातें कही हैं। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में ये कार्यक्रम आयोजित किया जिसमें तमाम अभ्यर्थी पहुंचे और नियुक्ति पत्र जो हैं इन 12 अभ्यर्थियों को सौंपे गए हैं। तो मुख्यमंत्री ने नियुक्ति पत्र सौंपे हैं 12 अभ्यर्थियों को। तो इसके अलावा युवाओं को रोजगार देने की बात हो, चाहे कृषक कल्याण विभाग में मानचित्रक के पद पर जो चयन हुआ है उसको लेकर भी यहाँ पर नियुक्ति पत्र सौंपे गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को श्रमिक सेवा मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया। साथ ही उन्होंने 8,005 निर्माण श्रमिकों के खातों में 17 करोड़ रुपए से ज्यादा की धनराशि का डीबीटी हस्तांतरण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि विगत 6 महीनों में कुल 19,833 श्रमिकों को 47 करोड़ रुपए वितरित किए जा चुके हैं। उन्हें बोर्ड को अधिक से अधिक श्रमिकों तक पहुंचाने का अनुदान वितरण में पूर्ण पारदर्शिता बनाए रखने के निर्देश दिए। सीएम धामी ने श्रमिकों और उनके बच्चों के कौशल प्रशिक्षण पर जोर दिया। खासकर पर्वतीय क्षेत्रों में पलायन रोकने के लिए प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, मिस्त्री, कॉर्पोरेटर आदि ट्रेडर्स में प्रशिक्षण देने और योग वेलनेस क्षेत्र में निःशुल्क प्रशिक्षण शुरू करने के निर्देश दिए हैं। और चलिए इससे बीच रुक कर लेते हैं। बड़ी खबर आ रही है, 4 धाम यात्रा से पहले मॉक ड्रिल की शुरुआत हुई है। देहरादून ऋषिकेश में आपदा तैयारी की परख हो रही है। रिस्पना नदी का जलस्तर बढ़ने का भी सिमुलेशन किया जा रहा है और संपेरा बस्ती में लोगों के फंसे होने की स्थिति पर रेस्क्यू ड्रिल की जा रही है। तो अलर्ट मोड में पुलिस, एसडीआरएफ और अन्य विभाग इसमें जुटे हुए हैं। त्वरित प्रतिक्रिया और समन्वय क्षमता की जांच हो रही है। शस्त्रधारा रोड, तपोवन और ऋषिकेश में ड्रिल आयोजित की जा रही है। 4 धाम यात्रा को सुरक्षित और सुनिश्चित करने के लिए ये तैयारियां तेज हो गई हैं। तो ये अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर अलर्ट मोड पर पुलिस भी नजर आ रही है। एसडीआरएफ की टीम और अन्य विभाग जो हैं फिलहाल त्वरित कार्रवाई करते हुए मॉक ड्रिल आयोजित की जा रही है। किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए पूरी तैयारियां और उनका जो कार्य है वो शुरू हो चुका है। तो शस्त्रधारा रोड, तपोवन और ऋषिकेश में ये ड्रिल आयोजित की जा रही हैं। अलग अलग तरीके से जो प्रशिक्षण है वो दिया जा रहा है और किस तरीके से हर परिस्थिति से निपटने के लिए भी यहाँ पर टीमों को तैयार किया गया है। 4 धाम यात्रा किस तरीके से सुरक्षित बनाई जाए, किस तरीके से सुगम तरीके से उसका काम हो, और इसी तरीके से देखा जा रहा है कि 4 धाम में पहले ही मॉक ड्रिल जो है उसकी शुरुआत हो चुकी है। तो देहरादून ऋषिकेश में आपदा की तैयारी की परख जो है वो फिलहाल होती हुई नजर आ रही है। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से मॉक ड्रिल होती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। तो रिस्पना नदी का जो जलस्तर है उसके बढ़ने का सिमुलेशन भी नापा जा रहा है और उन तमाम चीज़ों पर अब फोकस है। सपेरा बस्ती में
जो लोग हैं फंसे होने की स्थिति में कैसे उनको रेस्क्यू किया जाएगा, इसको लेकर भी मॉक ड्रिल आयोजित की जा रही है। और इसके लिए चाहे पुलिस हो, एसडीआरएफ की टीम हो या फिर अन्य विभाग, सबको फिलहाल अलर्ट मोड पर रखा गया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि जनता का भरोसा लगातार बीजेपी के साथ मजबूत हुआ है और पार्टी को प्रदेश में व्यापक समर्थन मिल रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने लंबे समय तक जनता को निराश किया है, जबकि बीजेपी विकास के मुद्दों पर काम कर रही है। और वो जिस तरह से कह रही है कि आम लोगों को ठगा जा रहा है, सरकार जो है माफियाओं को जगह दे रही है। देखिए, कांग्रेस ठगने का काम करती है, इसलिए जैसी जिसकी दृष्टि होती है उसी ढंग से वो दूसरे के बारे में धारणा बना के रहती है। शैलजा जी पहले कांग्रेस को संभालें, तब बीजेपी के बारे में चिंता करें। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता के प्रति जनता का विश्वास है, हमारे जनप्रतिनिधियों ने विश्वास जीता है। हर चुनाव में हम जीत कर आते हैं और इस बार भी 2027 के अंदर भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे मतों के साथ, प्रचंड बहुमत के साथ हम। प्रदेश में वनाग्नि की घटनाओं को लेकर वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि इस बार रोकथाम के लिए कई नवाचार किए गए हैं। उन्होंने बताया कि जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वनाग्नि प्रबंधन समितियों का गठन किया जा रहा है। साथ ही फायर से जुड़ी आवश्यक सामग्री और फायर प्रूफ उपकरण उपलब्ध कराए जा रहे हैं। मंत्री ने कहा कि जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं ताकि लोग सतर्क रहें और ऐसी घटनाओं से बचा जा सके। कई नवाचार हमने पिछले 3-4 वर्षों में किए, जिसमें जिलों के अंदर जिलाधिकारी के अध्यक्ष है कमेटी, इसके अलावा जो हॉट स्पॉट्स थे वहाँ पर ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में वनाग्नि प्रबंधन समिति का निर्माण। इसके अलावा जो फायर वॉचर्स हम लगाते हैं उन सबका 10 लाख रुपए का प्रति व्यक्ति बीमा करने का काम। इसके अलावा जो फायर प्रूफ सूट, फायर प्रूफ तमाम उपकरण और बेहतर जो आज की टेक्नोलॉजी के उपकरण उनको प्रदान कराना है। इसके अलावा हर सेक्शन में जनता के साथ एक अवेयरनेस कार्यक्रम चलाना ताकि जनता अवेयर होकर के इस घटना को बचे। इसके साथ साथ फायर की घटनाओं में संलिप्त लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना। और इसके अलावा जो आपने देखा, जंगलों से आम आदमी की लाइवलीहुड को जोड़ना, ताकि आम आदमी जंगलों के महत्व को समझ के जंगल को बचाने में वो भी अपनी भूमिका निभाए। फायर सीजन को लेकर कई नवाचार हमने पिछले 3-4 वर्षों में किए, जिसमें जिलों के अंदर जिलाधिकारी के अध्यक्ष है कमेटी। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 14 अप्रैल को उत्तराखंड के दौरे को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं, जिसको लेकर कैबिनेट मंत्री राम सिंह कैरा ने जानकारी दी। उन्होंने हॉर्नबिल टीवी से बातचीत के दौरान चारधाम यात्रा और नेताओं के पार्टी में आने जाने को लेकर भी बातचीत की है। कैबिनेट मंत्री राम सिंह कैरा जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, किस तरह की व्यवस्थाएं अभी की जा रही हैं? हालांकि अभी चारधाम यात्रा भी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा भी है, किस तरह से व्यवस्थाओं को चाक चौबंद किया जा रहा है? माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 14 अप्रैल को उत्तराखंड का दौरा है और माननीय मोदी जी लगातार उत्तराखंड के लोगों के प्रति, और क्योंकि ये देवभूमि है, देवताओं की भूमि है, माननीय मोदी जी का आशीर्वाद हमारे प्रदेश के लिए हमेशा रहता है। और यहाँ पर 14 अप्रैल को उनका कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम की हम लोग तैयारी कर रहे हैं। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो मेरे क्षेत्र में घोषणाएं की गई थी, उन घोषणाओं की समीक्षा बैठक भी है। अभी सचिवालय में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बैठक रखी है, क्योंकि हमारी सरकार जो घोषणाएं करती है उनको तल में उतारने का प्रयास भी करती है। क्योंकि हम लोग कभी भी अन्य पार्टियों की तरह खोखली घोषणाएं नहीं करते हैं। आज तक की सरकारों ने जो भी घोषणाएं की थी वो धरातल में कभी नहीं उतरी हैं। और इससे पहले के जो भी मंत्री मुख्यमंत्री रहे उन्होंने कई घोषणाएं की थी और एक भी घोषणा धरातल में नहीं उतरी। मैं उसका उदाहरण भी दे सकता हूं। लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार समीक्षाएं करते हैं। मुख्यमंत्री घोषणाओं की आज समीक्षा बैठक है, इससे पहले भी 3 महीने पहले समीक्षा बैठक थी। और साथ ही उत्तराखंड के विकास के लिए माननीय धामी जी के नेतृत्व में, देश के विकास के लिए माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। और हमारी सरकार जनता के हित में उचित फैसला लेकर के उसको क्रियान्वित करने का काम कर रही है और हम लोग समर्पण भावनाओं से और जनता के लिए काम कर रहे हैं। सर, चारधाम यात्रा भी क्योंकि संचालित हो रही है, अब यात्रा को लेकर क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं? चारधाम यात्रा के लिए पूरा हमारा प्लान तैयार हो चुका है, जहाँ पर
ज़्यादा पार्किंग की जो व्यवस्था वाली बात है, वहाँ पर जगह जगह पर पॉकेट पार्किंग की हमने व्यवस्था की है और यात्रा सुव्यवस्थित रहेगी और कहीं पर बाहर के जो टूरिस्ट तीर्थयात्री आएंगे उनको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। और हमारी सरकार दृढ़ता से और इस यात्रा को रात दिन लग करके यात्रा को सफल बनाने में काम कर रही है और किसी भी यात्री को, किसी भी दर्शनार्थी को कोई परेशानी नहीं सर होगी। बस अंतिम सवाल मेरा ये है कि आना जाना लगातार जारी है कांग्रेस और बीजेपी पार्टी में, किस तरह से देख रहे हैं आप नेताओं की इस आवाजाही को? नहीं, देखिए चुनाव भी है। भारतीय जनता पार्टी का वर्तमान का कोई भी पदाधिकारी भाजपा का कांग्रेस में नहीं गया। वो लोग गए हैं जो इससे पहले 2022 में चुनाव लड़े थे, जिसको पार्टी ने सस्पेंड किया था और वो यहाँ आने के लिए लगातार लगे थे, लेकिन पार्टी ने उनके लिए दरवाज़ा नहीं खोली तो एक जगह उनको जाना था, लेकिन वो भाजपा के सदस्य थे ही नहीं। जो लोग गए तो भाजपा के सदस्य नहीं थे। 2022 में उन्होंने पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ा था, वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अपना स्टेटमेंट दिया है, तो भाजपा के सदस्य थे नहीं। जी धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। राम सिंह केड़ा जी हमारे साथ है जो तमाम विषयों पर हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। ऑनबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम आवास में कृषि और कृषक कल्याण विभाग में मानचित्रक के पद पर चयनित 12 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने सभी चयनित अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उनकी नियुक्ति कृषि व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में अहम भूमिका निभाएगी। उन्होंने आशा व्यक्त की है कि सभी अभ्यर्थी अपने कार्यक्षेत्र में पूरी ईमानदारी और लगन से काम करेंगे। आगे सीएम ने कहा कि राज्य सरकार ने पारदर्शी और निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए राज्य में सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया है। इस कानून के प्रभावी क्रियान्वयन के बाद प्रदेश में अब तक 30,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी सेवाओं में नियुक्ति दी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि ये सरकार की युवाओं के प्रति प्रतिबद्धता और सुशासन का प्रमाण है। आप लोगों को नियुक्तियां जो आपकी हो रही हैं, आपको पता है पहले किस प्रकार से भर्ती प्रक्रियाएं होती थी, नकल होती थी, पेपर लीक होते थे, बार बार परीक्षाएं कैंसिल होती थी और जो योग्य लोग थे, प्रतिभावान है, क्षमतावान है और हर प्रकार से चयन होने की मेरिट को पूरा करते थे, लेकिन उनका स्थान नहीं बन पाता था। मेरिट में उनका स्थान चयन में नहीं आता था। चयन में उन लोगों का नाम आ जाता था कई बार जो कहीं न कहीं साठगांठ करते थे, नकल माफियाओं से मिलते थे या किसी सोच सिफारिश के तहत या अन्य माध्यमों से जितनी भी खराबियां हो सकती हैं उन माध्यमों को अपना कर काम करते थे। हमने इस प्रक्रिया को बदला है और इस प्रक्रिया को बदल के नकल का कानून, यहाँ पर सख्त नकल का कानून हमने लागू किया और वो नकल का कानून भी बड़ा सख्त है। उसको उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान किया गया, आर्थिक दंड का भी प्रावधान किया गया। उसका असर हुआ, उसका प्रभाव हुआ कि इन सालों में 30,000 से अधिक नियुक्तियां अभी तक संपन्न हो गई और आप लोग खुद देख रहे होंगे कि जिनकी नियुक्तियां हो रही हैं वो कोई सोच सिफारिश से नहीं आ रहा, कोई भी नकल माफियाओं से साठगांठ करके नहीं आ रहा। आप लोग स्वयं इसके उदाहरण, आप लोगों ने तो कहीं किसी से संपर्क नहीं किया तो ये नहीं। और ऐसे जैसे आप लोगों का चयन हुआ है, ऐसे अन्य विभागों में जिनका एक में भी पहले चयन नहीं होता, परीक्षाओं में फॉर्म भरते थे, परीक्षाओं में सम्मिलित भी होते थे, कई बार रिजल्ट निकलता था, कई बार नहीं निकलता था। निकलता था तो उनका नाम नहीं आता था जो योग्यता और प्रतिभावान होते थे और उनके हौसले टूटते थे, आत्मविश्वास कम होता था, उनका ही नहीं उनके माता पिता का भी टूटता था। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका एक परीक्षा में चयन हो रहा है और एक के साथ दूसरी में हो रहा है, दूसरी के तीसरी में हो रहा है, तीसरी के बाद चौथी में हो रहा है और कुछ तो ऐसे भी मुझे मिले हैं जिनका 5-5 परीक्षाओं में एक साथ चयन हो रहा है। ये पारदर्शिता का प्रभाव है। इन भर्ती प्रक्रियाओं को बदला है। इन लोगों ने पहले नकल को एक उद्योग बना दिया था, ऐसे 100 से भी ज्यादा नकल माफियाओं को हमने जेल की सलाखों के पीछे भी भेजा है, सख्त कार्रवाई की है। यूपी ट्रिपल एसपी के चेयरमैन जिनके ऊपर ये सब पूरा साठगांठ का आरोप लगा था भर्ती परीक्षाओं में, उनके खिलाफ भी हमने कार्रवाई की है। कोई भी किसी भी स्तर पर अगर इस पर कहीं पर आया है तो हमने उस पर कार्रवाई करने में कोई चूक नहीं करी है, कोई कमी नहीं करी है और आगे भी हमारा संकल्प है कि
जितने भी हमारे पोस्ट खाली हैं, जितनी पद रिक्त हैं, उन सभी पदों को हम भरेंगे और पूरी पारदर्शिता के साथ भरेंगे। तो मैं अभी कृषि विभाग में जो है मुझे बताया गया है कि इसके अंतर्गत अभी तक विभिन्न पदों पर 483 नियुक्तियां हुई और इन पदों पर नियुक्तियां होने से जो कृषि विभाग में अधिकारी कार्मिकों की जो कमी थी वो उसमें कुछ बढ़ोतरी होगी। उनके कार्य जो कम गति से चल रहे थे, मैं आशा करता हूँ कि और तेज गति से चलेंगे। और हमारे जो फ्रेशर भाई बहन हैं, आज कृषि में भी में अनेक नवाचार हो रहे हैं, अनुसंधान हो रहे हैं, ज्ञान विज्ञान तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो कृषि का क्षेत्र पहले की तरह नहीं रहा कि आपने जो है बीज छड़ दिया, छड़ना बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डाल दिया, छड़ना भी बोलते हैं, छड़ना मैं थोड़ा वहाँ की भाषा में बोल रहा हूँ, गाँव की भाषा में। तो छिड़क दिया पहले और पौधे निकल गए और जो है बरसात हो गई, थोड़ा गुड़ाई हो गई, जो फसल आ गई वो घर में ले गए, वो समय बदल गया। अब तो अनुसंधान हो रहा है, आप देखिए सेब की खेती इतनी अच्छी हो रही है, हमारे यहाँ कीवी की इतनी अच्छी हो रही है, इसके साथ साथ अन्य जो खेतियां हैं तमाम प्रकार से अभी हम नए क्रांति हमने शुरू करी है, उसका नाम आपने तो बदल दिया है, परफ्यूमरी। तो यहाँ पर एक से एक नए नए नवाचार हो रहे हैं क्षेत्रों में और आप लोग सब लोग नए लोग हैं, नए भारत के निर्माता हैं हम सब। और इसमें मानचित्रक है, मानचित्रक तो चित्र बनाते हैं, ड्राइंग बनाते हैं और इसके अनुभव की सब पूरा चलने से हो जाता है सारे काम। तो इसलिए मेरी आप सबसे बड़ी अपेक्षा है और कि आपको जो भी जिम्मेदारी मिल रही है, मिल रही है, उसमें आप अपने पूरे मनोबल के साथ, उत्साह के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी कर्मठता के साथ और जन सेवा की भावना के साथ कि मैं जो भी काम करूंगा या मैं जो भी काम करूंगी उसका एक एक अकाउंट भगवान के हाथ में बनेगा, भगवान के हाथ में बनेगा। क्योंकि हम लोग कई बार सोचते हैं कि हम कोई काम करते हैं और काम करने के बाद हम जान के भी अगर कोई गलत काम कर रहे हैं तो हमें तो पता होता है कि हम गलत कर रहे हैं, सामने वाले को भले ही पता न लगे, लेकिन एक ऐसी शक्ति होती है उसके यहाँ एक एक पल का और एक एक क्षण का हिसाब होता है कि हमने क्या गलत किया, क्या खराब किया। और जैसे हमने खराब किया तो जैसे बैंक से पैसे निकाल लेते हैं, विड्रॉल कर लेते हैं, उसी तरह से वो जो हमारे सत्कर्मों का हिसाब होता है वो विड्रॉल हो जाता है। और जब हम अच्छे काम करते हैं, लोगों की भलाई करते हैं, अच्छे काम करते हैं, राज्य देश हित में जो काम करते हैं, समाज हित में काम करते हैं, तो वहां हमारा बैलेंस बढ़ता जाता है, क्रेडिट होता रहता है। तो इसलिए मुझे पूरी आशा है कि आप सब लोग अपने विभाग का भी मान बढ़ाएंगे, राज्य का भी मान बढ़ाएंगे। मैं आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, आपके सभी परिवारजनों को, आपके सभी संबंधियों सबको मैं शुभकामनाएं देता हूँ। चार धाम यात्रा को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए परिवहन विभाग की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। जहां 19 अप्रैल से चार धाम यात्रा का शुभारंभ होगा, वहीं 16 अप्रैल से प्रमुख मार्गों पर हाईटेक चेक पोस्ट सक्रिय कर दिए जाएंगे। इन सभी चेक पोस्टों पर ग्रीन कार्ड, ट्रिप कार्ड और वाहनों की सघन जांच होगी ताकि यात्रा मार्ग पर व्यवस्था और जाम की स्थिति न बन सके। यात्रा के दौरान सुरक्षा बढ़ाने के लिए उत्तराखंड के नारसन बॉर्डर पर ऑटोमेटिक नंबर प्लेट कैमरे सक्रिय कर दिए गए हैं। इन कैमरों के जरिए गुजरने वाले हर वाहन की नंबर प्लेट की निगरानी परिवहन मुख्यालय स्तर पर सीधी की जाएगी, जिससे सुरक्षा ट्रैकिंग व्यवस्था और ज़्यादा प्रभावित हो सके। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने अल्मोड़ा के ग्रामीण क्षेत्र विमोला में किए जा रहे निर्माण कार्य का मलबा कोसी नदी में डाले जाने और ग्रामीण सड़क को क्षतिग्रस्त किए जाने के मामले में सुनवाई की, जिस दौरान याचिकाकर्ता को निर्माण करने वालों को पक्षकार बनाने का निर्देश दिया गया है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 1 हफ्ते के बाद की तारीख तय की है। बता दें कि अल्मोड़ा निवासी सामाजिक कार्यकर्ता प्रकाशन जोशी ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा कि ग्राम सियालीधार में कुछ लोगों की ओर से निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिसका मलबा कोसी नदी में डाला जा रहा है, जिससे पर्यावरण को खतरा उत्पन्न होने के साथ ही नदी का पानी दूषित हो रहा है।
और ये मामला जो है विलेज भीमोला, पोस्ट ऑफिस शालीधार और डिस्ट्रिक्ट अल्मोड़ा का है। वहाँ पर कुछ प्राइवेट लोगों ने, जहाँ पर वहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, तो उनके द्वारा जो कंस्ट्रक्शन का काम किया गया, उन्होंने एक जो ये भीमोला गांव है, जो भीमोला गांव को जो कच्चा रास्ता जाता था वो पूरा रास्ता डैमेज कर दिया है। और दूसरा जो है कि उन्होंने टोटल अपने प्लॉट का जितना भी मलबा था वो नीचे कोसी नदी में डाल दिया है। और जबकि कोसी नदी के पानी से अल्मोड़ा के 1 लाख से ऊपर पॉपुलेशन जो है उस पानी से निर्भर करती है। तो लिहाजा हमने कोर्ट से कहा साहब ये वो है कि इंक्रोचमेंट है और ये कटिंग गलत कर रहे हैं और इन्होंने पाथवे खत्म कर दिए हैं, एनवायरनमेंट को खतरा पड़ा चल रहा है। तो कोर्ट ने हमसे ये कहा कि भाई आप जो प्राइवेट रिस्पोंडेंट है आप उनको पार्टी बनाइए इसमें। तो कोर्ट ने हमको समय देने का 1 हफ्ते का, उसमें पार्टी बनाना है, उसके बाद फिर सुनवाई पाएगी। देहरादून के चक्राता क्षेत्र से खबर सामने आ रही है, जहां राज्य के प्राथमिक विद्यालय डिरनाड में तैनात सहायक अध्यापक हरपाल सिंह के खिलाफ विभाग ने सख्त कार्रवाई करते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। दरअसल ग्रामीणों का आरोप था कि शिक्षक आए दिन स्कूल से गायब रहते हैं, जिससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। इसी से नाराज ग्रामीणों ने बीते दिनों स्कूल पहुंचकर शिक्षक की अनुपस्थिति का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया और उच्च अधिकारियों से शिकायत भी की। वहीं वीडियो वायरल होने और शिकायत मिलने के बाद विभाग ने मामले की जांच कराई, जिसमें शिक्षक बिना सबूत अनुपस्थित पाए गए। आए तो यहाँ पर जो टीचर है हरपाल जी है, तो वो यहाँ पर उपस्थित नहीं रहते हैं। जब स्कूल में गए हम सभी गाँव वासी थे, हम सब लोग गए स्कूल में, तो वहाँ पर जो हमने रजिस्टर चेक किया था उसमें जो उनका 1 तारीख से उनका जो परमानेंट उनकी हाजिरी लगी रहती थी। 1 तारीख से देखा, 1 तारीख से आज तक हमने देखा तो 2 दिन उनकी परसेंट लगी थी और 2 दिन का उनका CLA लगा था। खबर पौड़ी से है, जहां जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने जिला चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने OPD, इमरजेंसी, विभिन्न वार्डों और विभागों का जायजा लिया। इसके अलावा चिकित्सकों, स्टाफ, मरीजों और तीमारदारों से फीडबैक लिया। निरीक्षण के बाद चिकित्सा प्रबंधन समिति की बैठक में जिलाधिकारी ने अस्पताल सुधार के कई महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए। साथ ही जिलाधिकारी ने स्वच्छता, उपकरण उपलब्धता, काउंसलिंग सेवाओं और जागरूकता कार्यक्रमों को मजबूत करने के निर्देश दिए। आज चिकित्सा प्रबंधन समिति की बैठक यहाँ DH पौड़ी में ली गई और इसमें हमारे जितने भी CMO साहब, CMS साहब, हमारे विधायक जी के प्रतिनिधि सभी लोग उपस्थित थे और साथ में इसका हॉस्पिटल का भी गहन निरीक्षण किया गया और जो हमारे डॉक्टर्स, स्पेशलिस्ट, MOs या पेशेंट्स थे सभी से सुझाव भी लिए गए। तो काफ़ी अच्छे सुझाव भी आए हैं और कुछ इक्विपमेंट्स वगैरह भी जैसे लैप्रोस्कोप आदि की यहाँ पे या फिर फिजियोथेरेपी की कुछ एडिशनल इक्विपमेंट्स की सुझाव आया, तो उसको भी यहाँ पे दिया जाएगा। और साथ में जैसे हमारे क्लीनलीनेस को लेकर ये भी आज डिस्कशन में आया कि हम लोग पर डे अलग अलग कलर की बेडशीट्स कलर कोडिंग करें, जिससे कि साफ सफाई मेंटेन हो सके और इंश्योर हो सके कि डेली बेडशीट्स आदि चेंज हो रही हैं। साथ में हमारे जो हॉस्पिटल मैनेजमेंट रिलेटेड कुछ इश्यूज लगे, जिसमें कि पुराने बोर्ड्स आदि लगे या क्लीनलीनेस को लेकर, ये सारी चीज़ों के लिए भी अब हर महीने यहाँ पे मतलब मैं या CDO साहब या ADM या किसी को हम लोग यहाँ पे भेजा करेंगे। साथ में सुझाव और कंप्लेंट बॉक्स जो है वो भी यहाँ पे रखेंगे, जिसका CMS साहब स्वयं अपने पास चाबी रखकर उसमें प्रत्येक कंप्लेंट्स पर एक सकारात्मक कार्रवाई भी सुनिश्चित करेंगे। और चलिए फिलहाल खबरों में बस इतना ही। बाकी हम जानकारियों के लिए बने रहिए हॉर्नेबल TV के साथ। नमस्कार।